नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पेनाज त्यागी। अखिलेश यादव के सामने ओवैसी ने दो ऑप्शन रख दिए हैं, दोस्ती कर लो या दुश्मन बन जाओ। असदुद्दीन ओवैसी से दोस्ती करने से क्या मिलेगा, ओवैसी से दुश्मनी करने में क्या घाटा होगा, इसका लाइव डेमो ओवैसी ने हजारों मुस्लिमों के बीच से दे दिया। अखिलेश यादव अभी तक हिंदू हिंदू कर रहे हैं, लेकिन अब उनको मुस्लिम मोहल्लों की तरफ भी देखना पड़ेगा। ओवैसी की एक रैली ने अखिलेश यादव, राहुल गांधी सबको बड़ा झटका दिया। कल से मुस्लिम व्हाट्सएप ग्रुप में मुस्लिम मोहल्लों में ओवैसी की बातें हो रही हैं। यूपी का चुनाव 80-20 का चुनाव होता है कि 27 में 80 योगी के साथ जाएगा और 20 का बड़ा हिस्सा क्या ओवैसी के पास आएगा और अखिलेश राहुल क्या हाथ मलते ही रह जाएंगे। तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था, वो यहां के देशी मुसलमानों को भी अपमानित करता था। अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था। तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी, अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। संभल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने भाषण में ये कह दिए कि संभल के तुर्कों के बारे में उन्होंने बड़े ही गलत जुमले इस्तेमाल किए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि बाबा, मुझे बहुत बुरी आदत है, मुझे बहुत बुरी आदत है और शायद जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह ये आदत बरकरार रहेगी। तो बाबा, आपने तुर्कों के बारे में कहा था, तो तुर्क का लफ्ज भी अंग्रेजी में आता है टी से। तो बाबा, आपके राज में तो खाली टी का राज है, बाकी सब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगाई को पता है कि दंगा करेंगे तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और संभल से ज्यादा कोई नहीं जानता है। बरेली में भी एक मौलवी बहुत मचल रहा था, कैसा उपचार हुआ आपने देखा होगा। अफसोस होता है कि इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है। ये अगर ये समझ रहे हैं कि मस्जिदों को निशाना बनाकर, मदरसों को बंद करके, हमारी वक्फ की जायदादों को छीनकर, हमारी यूनिवर्सिटियों को तोड़कर वो इस्लाम से हमको दूर कर देंगे। जो भारत का है उसको जाति, मत, मजहब से ऊपर उठ करके कार्य करना होगा। जो अभी भी अपने को बाबर की संतान समझता है, तो मान करके चलिए कि अब भारत के अंदर इस भारत, नया भारत गुलामी की मानसिकता में जीने वाला नहीं है और गुलामी की मानसिकता को मानने वाला भी नहीं है। उन सबको मैं कहूंगा कि अपनी मानसिकता को दुरुस्त करो। भारत के अंदर रहना है तो भारत के अंदर भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को सम्मान देना सीखो। बाबा ने समझा कि प्लान ए चलेगा। प्लान ए से मतलब क्या? अयोध्या चलेगा। मगर वो चोरी और लूट पर फेल हो गया। तो बाबा ने अब क्या किया? प्लान एम निकाला, प्लान मुस्लिम। बाबा, जब ए नहीं चला तो एम कहां चलेगा? मगर बाबा अब चलेगा MIM चलेगा उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला। हिंदू वोट योगी के साथ आएगा, मुस्लिम वोट ओवैसी के साथ जाएगा, तो फिर अखिलेश यादव को क्या मिलेगा? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। ऐसी भीड़, ऐसा शक्ति प्रदर्शन, ऐसी मुस्लिम वोट पावर आखिरी बार किस मुस्लिम नेता के लिए देखी थी? अगर ओवैसी यूपी में कमजोर होते तो रात में इतनी मुस्लिम भीड़ नहीं आती। ये भीड़ बिना बात के नहीं आई है। इस मुस्लिम भीड़ को ओवैसी में अपना राजनीतिक भविष्य दिखता है। हुकूमत को एक पैगाम देते हैं कि अब की बार इंशाअल्लाह ताला हम दरी नहीं बिछाएंगे, अपने नेता को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सहारनपुर के हजारों मुसलमानों के सामने ओवैसी ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को ललकारा है। जिन शब्दों में, जिन मुस्लिम मुद्दों से अखिलेश यादव गुरेज करते हैं, ओवैसी ने मुस्लिम सैलाब के सामने मुसलमानों की बात की। संभल में मस्जिद को शहीद कर दिया गया और आज आप देखते हैं कि सहारनपुर में जो एक मस्जिद है उसको नोटिस दी जा रही है कि 6 करोड़ जुर्माना भरो या 15 दिन में उसको शहीद कर दिया जाएगा। अरे ये मस्जिद सहारनपुर की 1955 में उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ में रजिस्टर है। बताओ आखिर ये किस बुनियाद पर उत्तर प्रदेश की बाबा की सरकार मस्जिद को तोड़ने की नोटिस देती है? यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री चुनाव के सारे समीकरण बदलने शुरू कर दिए हैं। ओवैसी की धमक से अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती, हर कोई परेशान जरूर हो गया होगा, क्योंकि जिस रास्ते से ओवैसी यूपी में आए हैं वो रास्ता कई पार्टियों का 27 वाला रास्ता बंद कर सकता है। ओवैसी ने यूपी चुनाव का शंखनाद बहराइच से किया। इसके बाद ओवैसी ने बिजनौर को चुना और अब सहारनपुर से ओवैसी ने 27 के लिए ललकार भरी है। राजनीति में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। राजनीति में शब्द और जगह का चुनाव इत्तेफाक से नहीं होता, बल्कि ये चुनाव नीति का सबसे अहम हिस्सा है। 14 जून 2026 को ओवैसी ने बहराइच में रैली की। बहराइच में 7 सीटें हैं, मुस्लिम आबादी 34% है। 29 जून को ओवैसी ने बिजनौर में रैली की। बिजनौर में 8 विधानसभा सीट है, मुस्लिम आबादी 44% है। 18 जुलाई को ओवैसी ने सहारनपुर में रैली की। सहारनपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, मुस्लिम आबादी 46% है। सहारनपुर से सांसद कांग्रेस के इमरान मसूद हैं। कांग्रेस को 27 के लिए सहारनपुर से बड़ी उम्मीद है और राहुल गांधी की इन्हीं उम्मीदों को ओवैसी ने झटका जरूर दिया है। मैंने उस वक्त भी कहा, बिहार की सरजमीन और सीमांचल की सरजमीन में खड़े होकर कहा, और आज सहारनपुर की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, मगर अगर ये सेक्युलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। बिहार में भी यही कहा था कि ओवैसी के पास एक वोट है। मगर याद रखो, मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूं, ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। और उस वक्त रोना नहीं जब नतीजा आएगा, अरे हाय हम हार गए,
अरे तुम हारोगे अगर हमको साथ नहीं लोगे तो। ओवैसी ने सीधे सीधे अखिलेश यादव, राहुल गांधी को ऑफर भी दिया और चेतावनी भी दी है, क्योंकि अगर ओवैसी अकेले लड़े तो मुस्लिम वोट जरूर बटेंगे और अखिलेश के सपने जरूर टूटेंगे। 2022 में ऐसा हो चुका है। 2022 चुनाव में ओवैसी ने 95 उम्मीदवार उतारे। 95 सीटों में से 57 सीटों पर एआईएमआईएम कांग्रेस से आगे थी। 16 सीटों पर एआईएमआईएम ने जीत हार का फैसला किया। 53 सीटों में एआईएमआईएम नंबर 4 पर रही थी। सिर्फ 95 सीट में ओवैसी ने अखिलेश यादव का राहुल गांधी का पॉलिटिकल कैलकुलेशन गलत साबित कर दिया था। इस बार ओवैसी यूपी में 200 सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो सोचिए क्या हाल होगा। यूपी में ओवैसी का जितना ग्राफ बढ़ेगा उतना ग्राफ अखिलेश का गिरेगा। यह बात 100% सच्ची है, क्योंकि यूपी में हिंदुओं का रिमोट योगी के पास है, लेकिन मुस्लिम वोट के 4 रिमोट हो गए। चुनाव जब आएगा ये तमाम समाजवादी के लोग आपके पास आकर कहेंगे भैया को मुख्यमंत्री बनाना है। हम सत्ता में आ रहे हैं और हम सत्ता में आएंगे तो हम सब कुछ खत्म कर देंगे। मेरे भाई 2014 में इलेक्शन हुआ, मोदी प्रधानमंत्री बन गए। भैया केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ने कुछ नहीं किया। 17 में विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर आपसे कहा गया झूठ, सत्ता में आना है, फिर हार गए। फिर 19 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, फिर कहा कि दिल्ली में सरकार बनाना है, फिर मोदी आ गए, आपको धोखा दे दिया गया। 22 में चुनाव आया तो बोले नहीं अब हम सत्ता में कैसा भी आ गए हैं। फिर आपने वोट दिया और आपने देख लिया कि फिर आपके भरोसे को धोखा दिया। यूपी विधानसभा में 403 सीट है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी 200 सीटों पर ही क्यों लड़ना चाहते हैं? इसके पीछे मुस्लिम वोट मैथमेटिक्स है, मुस्लिम वोट की चुनावी गणित है। यूपी में मुस्लिम वोटर्स 20% हैं। यूपी की 143 सीट पर मुस्लिम वोट का असर है। यूपी में 70 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। 73 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 30% या उससे ज्यादा है, और 107 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं हिस्सेदारी की। जहां जहां पर मुस्लिम आबादी निर्णायक है, जहां पर मुस्लिम वोट की पावर है, वहां पर ओवैसी पॉलिटिकल पावर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। लेकिन 27 में ये पावर प्रेजेंटेशन ही मुस्लिम वोट मीटर को अप करेगा। विधानसभा में हमारी बेबाक आवाज को पहुंचाने की लड़ाई है। खुदा की कसम, अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं हक और सच को बयान करता रहूंगा। आप बताइए, एनकाउंटर होता है, बुलडोजर से घर को तोड़ा जाता है, कोई अपनी जबान को जुम्बिश नहीं देते, और जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि माहौल को खराब करना चाहता है। अरे मेरे भाई, माहौल खराब जो कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, अगर जुल्म करने वाले को जालिम कहना फिरका परस्ती है तो तुम तैयार हो जाओ, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम जालिम को जालिम बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। योगी हिंदू वोट को लेकर एग्रेसिव हैं, ओवैसी मुस्लिम वोट को लेकर एग्रेसिव हैं। यूपी के चुनाव एग्रेशन के बीच अखिलेश का असर मिसिंग नजर आ रहा है। अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व पीडीए के फॉर्मूले पर सैफई से लखनऊ पहुंचना चाहते हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव का यह फॉर्मूला उनको मुस्लिम वोट से दूर कर रहा है? अखिलेश यादव ने इस साल किसी भी मुस्लिम बाहुल्य सीट पर रैली नहीं की।
अखिलेश ने इस साल किसी भी मुस्लिम पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं की। मार्च 2026 में अखिलेश यादव ने लखनऊ में माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और उलेमाओं से मुलाकात की थी। लेकिन ग्राउंड पर अखिलेश अभी तक मुस्लिमों की आवाज नहीं बने, जबकि ओवैसी मुस्लिम समाज की नई रोशनी बनते नजर आ रहे हैं। आज रामपुर में एक यूनिवर्सिटी को तोड़ने की नोटिस दे दी गई है। रामपुर में आप बताइए, क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं? 19-20% मुसलमानों की आबादी, सिर्फ 4% मुसलमान ग्रेजुएट होता है, और आज आप एक यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाहते हैं। क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में 15 साल के ऊपर लड़के, उत्तर प्रदेश में 70% लड़के और लड़कियां 15 साल के ऊपर आज तालीम, प्राइमरी स्कूल की तालीम से महरूम हैं। कितने मुसलमान हैं? 55 मुसलमान हैं खाली यूनिवर्सिटी के टीचर। बताओ ये जुल्म नहीं तो क्या है कि आज उन 3000 बच्चे जो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप उसको तोड़ना चाहते हैं। ये बात लोगों के सामने आ गई कि मस्जिद को रोकना है जाने से, मदरसे में नहीं जाना इल्म हासिल करने के लिए, हिजाब नहीं पहनना, सर पे टोपी दाढ़ी नहीं रहना, कॉलेज जाकर तालीम हासिल नहीं करना। ये हुकूमत बीजेपी आरएसएस का एजेंडा ये है कि हमको हर दरवाजा हमारा बंद कर दिया जाए। याद रखो, तुम्हारा जुल्म है, वो इंशाअल्लाह ताला खत्म होकर रहेगा और अल्लाह इंशाअल्लाह उसको खत्म करेगा। यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में ऐसी दीवानगी अखिलेश यादव के लिए देखी जाती थी, लेकिन अब कैमरे का रुख ओवैसी की तरफ मुड़ने लगा है। सहारनपुर में जिस तरह से ओवैसी का स्वागत हुआ, जिस तरह से उनको देखने सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई, यह यूपी के मुस्लिम पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव है। जब बीच रैली में ओवैसी का माइक बंद हो गया तो उनके एक डायलॉग ने मुसलमानों की आवाज और तेज कर दी। मुझे बहुत कुछ कहना था, मगर क्योंकि ये साउंड सिस्टम लगता है बाबा की बी टीम बन चुका है, लगता है साउंड कंपनी वाला समाजवादी का है। मगर कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगा सहारनपुर को, और अब साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं रही, क्योंकि हर दिल में अल्लाह ने एक साउंड को पहुंचा दिया, आवाज को। और वो आवाज क्या है? इत्तेहाद, 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 इत्तेहाद। असदुद्दीन ओवैसी के लिए जैसी भीड़ उमड़ी है, अगर ये भीड़ वोट में तब्दील हो गई तो अखिलेश यादव के पास कुछ भी नहीं बचेगा। यूपी में 34 मुस्लिम विधायक हैं, जिनमें से 31 समाजवादी पार्टी के हैं। यूपी से सपा के 4 मुस्लिम सांसद हैं, जबकि कांग्रेस के 1 मुस्लिम सांसद हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पॉलिटिकल भविष्य यूपी पर ही। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। निर्भर करता है, लेकिन मुस्लिम मुद्दों पर उनकी चुप्पी ओवैसी को गरजने का पूरा मौका दे रही है। मेरे भाई, मुझे माइक की और उसके साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं है, मुझे अल्लाह और तुम्हारे साथ की जरूरत है। आप साथ दीजिए, हमको इसकी जरूरत नहीं है। आप मुकम्मल मुत्तहिद हो जाइए। आपका साथ आना पूरे भारत में एक जलजला बन जाएगा। ओवैसी इंडियन पॉलिटिक्स में जलजला लाने की तैयारी में, और उनका एपिसेंटर 2027 यूपी चुनाव है।
बिहार चुनाव ने यह साबित कर दिया कि असदुद्दीन ओवैसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उनकी मुस्लिम वोट पावर को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बिहार चुनाव के वक्त भी ओवैसी ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की तरफ हाथ बढ़ाया था, लेकिन उस वक्त भाईजान से हाथ नहीं मिलाना गठबंधन को भारी पड़ गया। एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव में 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिसमें सीमांचल की 5 सीटों पर जीत मिली। 2 सीटों पर एआईएमआईएम दूसरे नंबर पर रही। 12 सीटों पर ओवैसी के नेता तीसरे स्थान पर रहे। 5 सीटों पर एआईएमआईएम चौथे नंबर पर रही। 12 से 15 सीटों में एआईएमआईएम के वोट काटने का असर पड़ा। सीमांचल में एआईएमआईएम का वोट प्रतिशत 10.8 से बढ़कर 13.1% पहुंच गया। बिहार और यूपी का बॉर्डर शेयर होता है और सोच भी साझा होती है। बिहार के मुसलमानों ने ओवैसी पर दांव खेला है और इसी भरोसे के साथ ओवैसी यूपी में बड़ा दांव खेलने वाले हैं। अफसोस होता है कि इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है। ये अगर ये समझ रहे हैं कि मस्जिदों को निशाना बनाकर, मदरसों को बंद करके, हमारी वक्फ की जायदादों को छीनकर, हमारी यूनिवर्सिटियों को तोड़कर वो इस्लाम से हमको दूर कर देंगे। 2027 का यूपी चुनाव अखिलेश यादव के लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि यह चुनाव अखिलेश का पॉलिटिकल करियर तय करेगा। 2012 में अखिलेश को यूपी की गद्दी विरासत में मिली थी, लेकिन इसके बाद 2017 चुनाव में अखिलेश यादव हारे। 2022 विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव को हार मिली और अब बारी 2027 की है। ये सच है 2024 लोकसभा चुनाव ने समाजवादी पार्टी को मजबूत किया, लेकिन यह भी सच है यूपी चुनाव 24 से अलग है। असदुद्दीन ओवैसी खुलकर अखिलेश यादव को ऑफर दे रहे हैं, लेकिन यह ऑफर अखिलेश चाहकर भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव के सामने धर्म संकट वाला धर्म कांटा है। अगर ओवैसी को चुनेंगे तो हिंदू वोट चला जाएगा, अगर ओवैसी को छोड़ेंगे तो मुस्लिम वोट में जबरदस्त चोट लगेगी। पूछा जाता रहा है अखिलेश यादव से, 24 में पूछा गया, आप लोग तब भी चुनाव लड़ रहे थे, मना कर देते हैं, उनकी तरफ से कह दिया जाता है कि नहीं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और आप लोगों को कहा जाता है ये वोट काट देंगे मुसलमानों की, और तमाम तरह की बातें कही जाती है। अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में अपने पार्टी के कई सांसद को बिहार में आरजेडी अलायंस की सपोर्ट में उतारा, और ख़ास तौर से हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने 2 या 3 मुस्लिम सांसद को लगा दिया। नतीजा क्या निकला, जहाँ जहाँ ये लोग गए वहाँ वहाँ इनके कैंडिडेट्स हारे हैं। ये आप रोइए मत बाद में, चुनाव के बाद। हम तो कह रहे हैं कि वक्त है, उनसे नहीं बल्कि जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं उनको सोचना चाहिए। इस बार अखिलेश यादव कुछ अलग करना चाहते हैं, जो इतिहास में नहीं हुआ हो और जो इतिहास भी बदल दे। अखिलेश मुस्लिम प्लस यादव फॉर्मूला आजमा चुके हैं। अखिलेश यादव प्लस दलित फॉर्मूला आजमा चुके हैं। अखिलेश मुस्लिम प्लस यादव प्लस दलित भी लगा चुके हैं, लेकिन यूपी में कामयाबी अभी तक नहीं मिली। क्या यही वजह है अखिलेश यादव 27 में अयोध्या से लखनऊ जाने का रास्ता खोज रहे हैं? सबसे पहले हमने समाजवादी पार्टी की ओर से, जो पूरे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की भावनाएं आहत हुई हैं, राम मंदिर के मामले पर जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया और मंदिर निर्माण शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक, जमीन की खरीद से लेकर अब तक जो चंदा चोरी पूरे देश के सामने आई, दुनिया के सामने आई है, हमने मांग की है कि सदन में उसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इस ट्रस्ट के गठन की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर की थी। इसे केंद्र की सरकार इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है कि जो चंदा चोरी करने वाले लोग हैं वो केंद्र सरकार या प्रांत सरकारों के प्रतिनिधि या उनके बैठाए हुए लोग थे। ये हिंदू वोट की ताकत है। योगी आदित्यनाथ लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने, ये हिंदू वोट की ताकत है। बीजेपी तीसरी बार भी जीत की तैयारी कर रही है।
यूपी विधानसभा में 403 सीटें हैं, बहुमत के लिए 202 सीटों की जरूरत है, जबकि यूपी में 280 सीटों पर हिंदू आबादी 65% से ज्यादा है। तो क्या अखिलेश यादव इस बार हिंदू वोट वाला फॉर्मूला आजमाना चाहते हैं? यही वजह है अखिलेश हिंदुओं का मुद्दा उठा रहे हैं और मुस्लिम मोहल्लों से दूरी बना रहे हैं। लेकिन जिस लाइन में अखिलेश जाना चाहते हैं वहां पर योगी पहले से विराजमान है। पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पतिये हर हर। अखिलेश यादव बहुत संभल कर दांव चल रहे थे, लेकिन ओवैसी की एंट्री ने अखिलेश को दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट बटा तो इसमें अखिलेश का ही घाटा है, ओवैसी का कुछ नहीं जाता। मिडिल ईस्ट का महायुद्ध बहुत बढ़ गया है। ईरान के हमलों में अमेरिका के सैनिक मारे गए हैं। बदले की आग में जल रहे ट्रंप ने अमेरिकी फौजों को खुली छूट दे दी है। अमेरिका ने ईरान पर तगड़ा पलटवार किया है। ईरान ने भी 6 देशों पर हमला कर दिया है। मुस्तबा ने अमेरिका के साथ डील तोड़ने का आदेश इस्लामिक रजीम को दे दिया है। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, ओमान में लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। अमेरिका के महंगे से महंगे एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोक भी नहीं पा रहे। युद्ध की फुल डिटेल हमारी इस अगली रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट का युद्ध महाभयंकर हुआ। खाड़ी में अमेरिकी सैनिकों की आफत में पड़ी जान। जॉर्डन में अमेरिका का एयर डिफेंस फेल। ट्रंप के सैनिकों के क्वार्टर पर ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी। अमेरिका ने 8वें दिन लगातार ईरान में बारूदी बारिश की। अमेरिका ने ईरानी सेना IRGC के कई अड्डों पर तबाही मचाई। ईरान ने मिडिल ईस्ट के 6 बड़े ताकतवर देशों को उसकी हैसियत बतानी शुरू कर दी है। ईरान चुन चुन कर जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को मार रहा है। ईरान इन देशों के जिस शहर को चाह रहा है उसे उड़ा रहा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों में हाहाकार मचा हुआ है। ईरानी ड्रोन इन देशों के आसमान पर रात रात भर मंडरा रहे हैं। हर धमाके के साथ यहां रहने वाले लोगों की दहशत और बढ़ती जा रही है। ये जॉर्डन का आसमान है। 19 जुलाई की रात है। ईरान की तरफ से मिसाइल का रेला आ रहा है। जॉर्डन के आसमान पर जुगनू की तरह ईरानी मिसाइलें चमक रही हैं, रास्ता बदलते हुए आगे बढ़ रही हैं। ईरानी मिसाइलों के टारगेट पर जॉर्डन का अल अजराक एयरबेस और साल्टी एयरबेस है। यहां अमेरिका के फाइटर प्लेन और सैनिकों की तैनाती है। इनकी सुरक्षा के लिए पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की दीवार अमेरिका ने खड़ी कर रखी है। मगर 18-19 जुलाई की दरमियानी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अमेरिका को शर्मसार कर दिया। ईरानी मिसाइलें जैसे ही साल्टी एयरबेस के ऊपर आईं, अमेरिका ने एयर डिफेंस एक्टिव किया। पैट्रियट और थर्ड दोनों ने इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर की।
अमेरिका के तमाम फायर बेकार चले गए। ईरान की मिसाइलें सुपरसोनिक स्पीड से आईं। अमेरिका के इंटरसेप्टर मिसाइलों के लॉन्च होते ही ईरानी मिसाइलों ने रास्ता बदल दिया। ईरानी मिसाइलें सीधे उन ठिकानों पर गिरी जहां साल्टी एयरबेस में अमेरिका के फाइटर जेट्स खड़े थे और अमेरिकी सैनिकों के क्वार्टर्स थे। वहां भयंकर आग लग गई। 2 सैनिकों की दर्दनाक मौत की पुष्टि सेंटकॉम ने कर दी है। एक सैनिक घायल है, एक मिसिंग है। 2 दिन पहले भी ईरान ने इसी बेस पर मिसाइल अटैक किया था जिसमें 20 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए थे। ईरान ने जॉर्डन में जिस एक्यूरेसी और स्पीड से अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक किया है उसके पीछे अमेरिका ने चीन और रूस का हाथ होने की आशंका जताई है। जॉर्डन में बीते 5 दिन में ईरान का यह चौथा मिसाइल अटैक है। ईरान की हर वेव पिछली वेव से ज्यादा घातक दिखाई दे रही है, अमेरिका को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। ईरानी मिसाइल हमलों में कई ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और मिलिट्री फैसिलिटीज में तबाही का दावा किया जा रहा है। जॉर्डन के साल्टी एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। यहां अमेरिकी फाइटर जेट के हैंगर्स जले हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में कई हैंगर्स को भारी नुकसान हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है अमेरिका को सिर्फ सैनिकों का नुकसान नहीं हुआ, उसे कई लेटेस्ट फाइटर जेट्स भी गंवाने पड़े हैं। अब जॉर्डन में अमेरिकी बेस की एक और सैटेलाइट तस्वीरें देखिए। हमले से पहले चारों हैंगर सही सलामत दिख रहे हैं। हमले के बाद एक हैंगर पूरी तरह से नष्ट हो गया। मिसाइल फटने के बाद लगी आग से हैंगर का ऊपरी हिस्सा जल गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान ने रात में जॉर्डन के एयरबेस पर सबसे तगड़ा मिसाइल और ड्रोन अटैक क्यों किया। यहां अमेरिका के F-35A लाइटनिंग II फाइटर जेट्स तैनात है। यह अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है जिसे ईरान के राडार भी नहीं पकड़ पाते। इसके अलावा अमेरिका का F-15E स्ट्राइक ईगल भी जॉर्डन के साल्टी एयरबेस पर तैनात है जो ग्राउंड अटैक और हवाई युद्ध दोनों का महारथी है। F-16 फाइटिंग फाल्कन की नई खेप हाल ही में जर्मनी से जॉर्डन पहुंचाई गई थी, वो भी इसी बेस पर तैनात है। अमेरिका ने 40 दिन के युद्ध में ईरान पर सबसे ज्यादा हवाई हमले जॉर्डन से ही किए थे। ईरान के उसी खतरे का अंत करने के लिए जॉर्डन पर ही सबसे ज्यादा खतरनाक मिसाइलों के अटैक किए हुए हैं। जॉर्डन के बाद ईरान ने कुवैत में भीषण तबाही मचाई है। यहां भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और कामिकाजे ड्रोन से चारों तरफ आग के शोले उठ रहे हैं। ये तस्वीर कुवैत के साद अल अब्दुल्लाह सिक्योरिटी साइंस लेबोरेटरीज की है जो चारों तरफ आग से घिरी हुई है। यहां रिसर्च और पढ़ाई का पूरा सामान जलकर बर्बाद हो गया। ईरान ने कुवैत के कैंप अल उदैरी बेस पर भीषण ड्रोन अटैक किया है। यहां अमेरिकी सेना के हथियार और गोला बारूद को कामिकाजे ड्रोन से उड़ाने का दावा किया गया। ईरान ने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस, सर्विलांस, रडार और सैन्य कर्मियों के क्वार्टर पर अटैक किए। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल में कई ईरानी ड्रोन गिरे हैं जिससे भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने कुवैत की बड़ी रिफाइनरियों को भी हमले से दहला दिया है। कुवैत के अल सुआइबा पोर्ट पर भी ईरान ने तबाही मचाई है। फारस की खाड़ी में गश्त कर रहे कुवैत के पोर्ट को ईरान ने ड्रोन से निशाना बनाया। ईरान ने लगातार दूसरे दिन कुवैत की डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया है। कुवैत के दोनों डिसैलिनेशन प्लांट बंद होने से देश में पीने के पानी का भारी संकट पैदा हो गया है। अगर युद्ध नहीं थमा और लगातार डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले जारी रहे
तो लोग बम बारूद और मिसाइल से ज्यादा प्यास से मर जाएंगे। कुवैत और दूसरे मुस्लिम देशों ने फारस की खाड़ी के किनारे किनारे करीब 400 डिसैलिनेशन प्लांट लगा रखे हैं, जो समंदर के खारे पानी को फिल्टर करके पीने लायक पानी में बदलते हैं। कुवैत की जरूरत का 90% पानी इन्हीं प्लांट से आता है। ओमान का 86%, सऊदी अरब का 70% और यूएई का करीब 42% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से मिलता है। ईरान के ताजा हमलों में कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस फिर दहल उठा है। कुवैती एयरफोर्स ने यूरो फाइटर जैसे लेटेस्ट विमानों को ईरान ने इस लायक नहीं छोड़ा कि वो युद्ध में ईरान के खिलाफ उतर सके। कुवैत के कैंप आरिफ जान में ईरान ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को उड़ाने का दावा किया। यहां हथियार डिपो पर भी ईरान के टारगेटेड हमले हुए हैं। मिडिल ईस्ट का छोटा सा देश हो या सबसे बड़ा देश, मुस्तफा ने सभी को उड़ाने का आदेश दे दिया है, जो भी अमेरिका के साथ है। अब सऊदी अरब भी ईरान के टारगेट पर है। यहां के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर लगातार ईरान की मिसाइल बरस रही है। सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट की तैनाती है। इसके अलावा रडार सिस्टम और ईंधन भंडारण की व्यवस्था भी है। ईरान इसे उड़ाकर अमेरिका के काउंटर अटैक की ताकत कम करने की फिराक में है। इस संदेश में खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर ने सैन्य युद्ध में दुश्मनों की लगातार हार और लोगों व अन्य अधिकारियों के बीच फूट और मतभेद पैदा करने की उनकी बुरी और भ्रामक साजिश का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने अपराधी, धोखेबाज और कपटी अमेरिकी दुश्मन को चेतावनी दी कि लालच, दादागिरी, तानाशाही या क्रूरता की किसी भी हरकत का जवाब सशस्त्र बलों के वफादार, साहसी और शक्तिशाली लड़ाके निर्णायक और जबरदस्त तरीके से देंगे और उन्हें दूसरे और तीसरे थोपे गए युद्धों से भी कहीं ज्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुस्तफा अब इराक पर भी रहम नहीं कर रहा है। इराक के एरबिल इलाके में लगातार ड्रोन की बौछार जारी है। यहां अमेरिका का ड्रोन डिफेंस सिस्टम सी-रैम ईरानी ड्रोन को हवा में ही मार गिराने में लगातार एंगेज है। अमेरिका का सी-रैम ड्रोन डिफेंस सिस्टम लेजर बीम छोड़ता है। बीम से टकराते ही ईरानी ड्रोन हवा में ही तबाह हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका का सी-रैम सिस्टम स्वार्म ड्रोन को 100% रोकने में सक्षम नहीं है। मुस्तफा का मैसेज मिलने के बाद ईरान ने डू और डाई वाला युद्ध शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में जहां भी अमेरिका का कनेक्शन है, उसे उड़ाने का आदेश IRGC ने दे दिया है। सुप्रीम लीडर के सैन्य सलाहकारों ने मुस्तफा का संदेश आने के बाद खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सेना को धमकी दी है, अगर वो जान बचाना चाहते हैं तो मिडिल ईस्ट को खाली कर दें, यहां से भाग जाएं। अगर अमेरिकी सैनिकों ने मुस्तफा के संदेश को नहीं समझा तो उन्हें दोबारा भागने का मौका नहीं मिलेगा। मुस्तफा ने अमेरिका के साथ हुए सभी समझौतों को रद्द कर दिया, MOU को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मुस्तफा ने ट्रंप के साइन को बेकार और अविश्वसनीय बताते हुए कहा, यह सिर्फ धोखा है। आज ग्रेट शैतान ने एक बार फिर अपना असली और बेनकाब चेहरा दिखा दिया है। अपराध और बेवफाई का एक काला अनुभव अमेरिका की धोखेबाजी, बेतुकेपन, अविश्वसनीयता और दुष्टता का एक और पक्का सबूत है। अब जब अमेरिकी दुश्मन टकराव को और बढ़ाने और भी भारी कीमत चुकाने व ज्यादा बदनामी झेलने की कोशिश कर रहा है, तो उसे ये जान लेना चाहिए कि प्यारी ईरानी जनता और रेजिस्टेंस फ्रंट के पास उसके लिए कभी न भूलने वाले सबक है। मुस्तफा ने ट्रंप को 250 करोड़ का झटका दिया। ईरान सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही ट्रंप के अड्डों की होली नहीं जला रहा, वो ईरान में हमला कर रहे अमेरिकी हथियारों को भी मिट्टी में मिलाता हुआ युद्ध में भारी पड़ता जा रहा है। यह अमेरिका का सबसे महंगा MQ-9 रीपर ड्रोन है। साउथ ईरान के अहवाज में इसे ईरान ने मार गिराया। ईरान का दावा है कि उसने एडवांस एयर डिफेंस के दम पर अमेरिका के सबसे खतरनाक ड्रोन को जमीन दिखाई है। MQ-9 रीपर ड्रोन साउथ ईरान में स्पेशल सर्विलांस मिशन पर था, तभी ईरान के एयर डिफेंस ने उसे ट्रेस किया और हवा में ही चीथड़े उड़ा दी।
MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत 250 करोड़ रुपए है। अगर इसमें सेंसर, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और सैटेलाइट लिंक की कीमत जोड़ दें तो MQ-9 रीपर ड्रोन 539 करोड़ रुपए बैठता है। MQ-9 रीपर ड्रोन 40 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। ये 50,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। दुश्मन के रडार पर आसानी से नहीं आता। MQ-9 रीपर ड्रोन में खतरनाक हेलफायर मिसाइलें लगी हैं, लेजर गाइडेड बमों से लैस है। एक MQ-9 रीपर ड्रोन करीब 1700 किलो का पेलोड ले जा सकता है। इसमें लगे हाईटेक कैमरे, इंफ्रारेड सेंसर रात में भी मीलों दूर तक बिल्कुल साफ तस्वीर खींचते हैं। MQ-9 रीपर ड्रोन सर्विलांस और अटैक दोनों में कमाल का काम करता है। ईरान ने अब अमेरिका के सबसे खास ड्रोन को मार गिराकर ट्रंप की चुनौती बहुत बढ़ा दी है। ईरानी हमलों में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने से ट्रंप बहुत गुस्से में। ट्रंप ने तबाही के आदेश दे दिए हैं। अमेरिका ने अब ईरान पर सबसे भयंकर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने ईरान पर लगातार 8वीं रात मिसाइलें चलाई है। ईरान की IRGC पर भारी बमबारी की है। सेंटकॉम का दावा है कि उन्होंने हॉर्मुज के आसपास ईरान की समुद्री निगरानी प्रणाली को भारी बमबारी से उड़ा दिया है। ईरान के एयर डिफेंस को कई जगहों पर तबाह कर दिया है। ईरान ने हॉर्मुज में दबदबा बनाए रखने के लिए वहां के 5 छोटे छोटे द्वीपों में मिसाइल, ड्रोन, गोला बारूद जमा कर रखा है। ईरान ने इन्हीं हथियार डिपो और मिसाइल साइटों को उड़ाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने बंदर अब्बास, जहां ईरानी नेवी का बड़ा केंद्र है, वहां भारी तबाही मचाई है। बंदर अब्बास से जितने रास्ते हॉर्मुज की तरफ आते हैं, वहां भी अमेरिका ने जबरदस्त बमबारी की है। ट्रंप ऐसा करके हॉर्मुज का कनेक्शन ईरान के सबसे बड़े बंदरगाह से काटना चाहते हैं। हॉर्मुज के पास केशम द्वीप सबसे बड़ा आइलैंड है। यहां ईरान की नेवी और आर्मी का बड़ा अड्डा है। मिसाइलों के तहखाने हैं। अंडरग्राउंड सुरंगों में हथियार छिपा रखे हैं। अमेरिका हॉर्मुज में कंट्रोल के लिए केशम द्वीप पर भारी बमबारी कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के केशम द्वीप ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर हैं जिसे ईरान का तैरता हुआ युद्धपोत कहा जाता है। केशम द्वीप के दोनों तरफ से समंदर का पानी बहता है। बीच में वो टापू है जहां पर ईरान ने इतना बारूद जमा कर लिया है जिससे वो हॉर्मुज में लंबी लड़ाई लड़ सकता है। ट्रंप का इरादा केशम द्वीप पर कब्जा करने का है। अगर वो इस प्लान में सफल हो गए तो फिर आसपास के 4 छोटे द्वीपों पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। अमेरिका ने ईरान के नए परमाणु संयंत्र पर हमला कर दिया है। वो अभी निर्माणाधीन है। यह परमाणु संयंत्र ईरान के खुजेस्तान प्रांत में बना हुआ है। 2022 से बन रहे इस परमाणु संयंत्र का नाम डारखोबीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच हुए समझौते को लेकर ग्रेट शैतान द्वारा बार बार किए गए वादों के उल्लंघन ने एक बार फिर सबको दिखा दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कितने बेकार और अविश्वसनीय हैं, और ये कि आक्रामकता, प्रभुत्व और क्रूरता अमेरिकी चरित्र के अभिन्न अंग हैं। ट्रंप की नेवी और हवाई आर्मी मिडिल ईस्ट में पिट रही है। उधर व्हाइट हाउस में ट्रंप से खेला हो गया है। आरोप है कि व्हाइट हाउस के कर्मचारी युद्ध पर सट्टा लगा रहे हैं। सट्टेबाजी के चक्कर में गुप्त मिशन से जुड़ी सूचनाएं लीक कर रहे हैं। ट्रंप ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। अगर कोई इसमें शामिल पाया जाएगा तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हालांकि अमेरिकी कानून के मुताबिक सट्टा लगाने वाली वेबसाइट अपने क्लाइंट को गुमनाम खाता बनाने की परमिशन देता है। ऐसे में उस कर्मचारी का पता लगाना मुश्किल है। युद्ध का राउंड 2 शुरू होने के बाद व्हाइट हाउस कर्मचारी बड़े पैमाने पर सट्टा लगा रहे हैं। स्क्रूटिनी में एक कर्मचारी को पकड़ा गया और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया गया। ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर गैब्रियल पेरेज भी सट्टेबाजी में शामिल होने के आरोप में पकड़ा गया। खुद ट्रंप पर आरोप लग चुका है कि युद्ध में उनके कारोबारियों ने शेयर बाजार और सट्टा मार्केट से मोटा मुनाफा काटा है।